देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना की तीसरी और प्रचंड लहर का सामना कर रही है और इस वक्त मेरे साथ एलएनजेबी हॉस्पिटल के एमडी सुरेश कुमार हैं और हम उनसे ही सही जवाब लेते हैं, क्योंकि कल ये भी कहा गया कि कोरोना के बढ़ने का एक कारण प्रदूषण और मौसम भी एक मुख्य वजह है। तो सर, पहला सवाल यही है कि लोग अब जानना चाहते हैं कि क्या प्रदूषण और जिस तरीके से तापमान पारा गिर रहा है, क्या वो एक वजह है? निश्चित रूप से ये एक वजह है, क्योंकि जब भी प्रदूषण बढ़ता है तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती है और कोरोना में भी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो दोनों फैक्टर एक साथ मिलके ज़्यादा प्रभाव डालते हैं लंग्स पर और उससे जो डिजीज़ है वो ज़्यादा सीवियर हो जाती है। निश्चित रूप से एक प्रदूषण एक कारण है। इसके साथ साथ टेम्परेचर भी, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है 15 डिग्री से 10 डिग्री से कम होता है तो वायरस ज़्यादा टाइम हवा में रहता है। तो chances of spreading infection is much more because virus stays for a longer period in the air. सर, अभी अगर हम सिचुएशन की बात करें तो बहुत ख़राब सिचुएशन है। सिर्फ वही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है जब हमने लॉकडाउन किया था, पहला लॉकडाउन किया था और मई जून जुलाई का जो समय था, एक बार फिर से हमें तकरीबन वैसा ही माहौल हमें देखने को मिल रहा है। 8,000 के लगभग डेथ दिल्ली में हो चुकी हैं और नवंबर की बात की जाए तो 2,000 का आंकड़ा है जो कोरोना पीड़ित जो मरीज हैं उनकी मृत्यु हुई है। तो क्या वजह लग रही है कि नवंबर में एकदम से ये ग्राफ बढ़ा? नहीं, नवंबर में इसलिए एक तो ये कि हमारा ये फेस्टिवल सीजन था, त्योहारों का जो है, दशहरा था, दिवाली थी, छठ पूजा थी। काफ़ी लोग जो है घर से बाहर निकले और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इन्फेक्ट हुए। जो ट्रांसमिशन की चेन है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई और पहले आपने देखा होगा कि 3,000 केसेस पर डे आते थे, अभी 7,000 के लगभग केसेस, हाँ 7 और 8 के बीच में। तो जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड जो पर्सन है उनकी संख्या बढ़ी है। तो उसी अनुपात में जो पेशेंट्स जिनको कि क्रिटिकल केयर का ज़रूरत है, आईसीयू एडमिशन्स का ज़रूरत है, डॉक्टर के पास कंसल्टेशन का ज़रूरत है, उसकी संख्या भी बढ़ी है। और जो चेस्ट में इन्फेक्शन है वो भी काफ़ी सीवियर रहा है नवंबर के महीने में। सर, वैक्सीन्स बन रही हैं। कल हमें एक खुशखबरी भी सुनने को मिली कि जो कोवैक्सीन है उसका 3rd ट्रायल किया जाएगा और काफ़ी सफल रह रही है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वैक्सीन की, काफ़ी सारे वैक्सीन्स के हम नाम सुन रहे हैं। कोई 90%, कोई 70%, कोई 50% और कोई 60% सफल है। इस परसेंटेज को जरा आप समझाइए, क्या है? नहीं, देखिए कि जो कोरोना जो वायरस है वो आरएनए वायरस है और जो ये वैक्सीन बनता है ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ में यूज होती हैं, अलग अलग मेथड्स हैं और अलग अलग लैब्स हैं। तो उसका जो एफिकेसी और सेफ्टी है वो सबसे बड़ा इश्यू होता है। अभी फेज़ 3 के जो ट्रायल हैं, जितने भी ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि कितना एंटीबॉडी का जो लेवल है। जैसे मान लीजिए हमने 100 इंडिविजुअल्स को या हेल्दी वॉलेंटियर्स को हमने वैक्सीन लगाया, तो उसमें कितना परसेंटेज में एंटीबॉडी बना, उससे हम उसके सफलता को देखते पर्सन टू हैं। पर्सन डिपेंड करेगा। हाँ, सो इट आल्सो डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल इम्यूनिटी कि एक में जैसे मैंने इंजेक्शन लिया वैक्सीन का और आपने लिया, मेरे में एंटीबॉडी बनी, आप में नहीं बनी। तो उसमें हमें ये देखना होता है कि ऐसा क्यों हुआ। इट मे बी इन ओन इम्यून रेस्पॉन्स। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर giving the results, final result. So depending on the various multinational company which are coming forward for vaccine trials, and जो इंडिया में भी ट्रायल चल रहा है वो भी काफ़ी सफल है। पर इसमें है कि कुछ का कम है, कुछ का ज़्यादा है। पर निश्चित रूप से जो ये वैक्सीन आ रही है ये बहुत कारगर साबित होगी, बहुत सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन होगी। तो जो लोग अभी परेशान हो रहे हैं उनको खुश हो जाने की जरूरत जी हाँ, निश्चित रूप से एक ही खुशखबरी आने वाली है और 2021 के शुरुआत में ही ये वैक्सीन उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। सर, वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं लेकिन उसकी कंडीशंस भी होती हैं कि उसको रखा जाए, कितना टेम्परेचर रखा जाए और लाएगा ले जाया जाएगा, कैसे कैसे सब किया जाएगा? देखिए, सारी वैक्सीन्स को -70 डिग्री पर रखने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर जो वैक्सीन है, जो भारत में वैक्सीन है, वो तो आपका जो टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री, उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और उसका एक सिस्टम होता है कि जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग साइट है वहाँ से लेके और जहाँ तक एंड यूजर है वहाँ तक की वो कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा, पोलियो में भी देखा। और ये जो वैक्सीन है, टेस्टिंग किट भी बनाई थी, उसके लिए भी था एक टेम्परेचर सेट। ये जो टेम्परेचर का इशू है वो कोई मेजर इशू नहीं है। ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड मैनेजमेंट। एंड जैसे ही वैक्सीन साइट से चलती है, मैन्युफैक्चरिंग साइट से, लास्ट
व्यक्ति तक जहाँ पे वो लगनी होती है वो पूरा कोल्ड चेन मेंटेन होती है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। सर, पॉल्यूशन और कोरोना और पीक टाइम एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, दोनों से दिल्ली वासियों को किस तरीके से लड़ना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है? देखिए, जो लोग स्मोकर हैं, COPD है या अस्थमा है या एलर्जी है, उनको एक तो बाहर नहीं निकलना है। दूसरा ये कि जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अडॉप्ट करना है, लापरवाही नहीं बरतनी है, मास्क बहुत ही आवश्यक है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना, ये सबसे ज़रूरी है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है, बेड्स की संख्या कम है, आईसीयू बेड्स। आप एक बार करेक्ट बताइए कि इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों की सिचुएशन क्या है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए हैं कि हमें अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना है, ICU के बेड्स बढ़ाने हैं। हमने अभी 2 दिन पहले ही 100 बेड बढ़ाए हैं और हमारे पास पर्याप्त संख्या में ICU बेड्स उपलब्ध हैं। और आपने देखा होगा कि क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है दिल्ली का, तो इसमें 200 वेंटिलेटर बेड हमारे पास हैं, काफ़ी सारे नॉन वेंटिलेटर ऑक्सीजन बेड हमारे पास हैं, और ऑक्सीजन का जो सपोर्ट सिस्टम है बहुत अच्छा है। और अभी हम पूरी तरह से तैयार हैं इस थर्ड पीक को मैनेज करने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार थे और दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के MD, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पॉल्यूशन और कोरोना से साथ हम लड़ना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9